हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीएसए की कंप्लीट, यानी कि आईटीएसए की आप इसको मैराथन बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये ट्रिक्स की वीडियो है कि आपको कैसे अपना आईटीएसए का एग्ज़ाम लिखना है या फिर उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप सभी को पता है भी हमारा 22 को एग्ज़ाम है आईटीएसए का, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि मैं उसकी मैराथन वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। मैराथन वीडियो मैं उसके लिए काम कर रहा था, लेकिन मुझे ये लगा कि इसकी मैराथन में एक एक कॉन्सेप्ट को बताना इतने कम टाइम से बेटर है कि मैं आपको कुछ ट्रिक ऐसी बता दूं कि आप खुद से ही उसकी प्रिपरेशन अच्छी करके चले जाएं, ठीक है। तो ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल होने वाला है मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। जिसने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की आईटी की, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी प्रिपरेशन करेगा तो वो 50+ में पहुंच जाएगा, ये मेरी उम्मीद है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में किस माइंडसेट से आईटी को पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसकी 40 के अप्रोक्स 50 के अप्रोक्स प्रिपरेशन हो चुकी, ठीक है। उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि मेरे कॉन्सेप्ट रिटेन नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो उस बंदे को भी ये वीडियो देखने के बाद में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीटली इसमें गाइडेंस देने की कोशिश करूँ कि आप किस तरीके से आईटी के पेपर के बारे में अपना माइंडसेट रखें, ठीक है। क्योंकि मेनली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, बच्चा ये सोचता है कि मैं लो बैकग्राउंड से हूँ तो ये आईटी का पेपर मेरे एग्ज़ाम में कर क्या रहा है। तो और चीज़ें भी नई नई लगती है, जब नई नई टेक्निकल टर्म्स आती है देखने के लिए, यार ये क्या है, वो बंदा और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये माइंडसेट चेंज करना मेरा इस वीडियो का मोटिव है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। ये वीडियो जितनी भी होगी, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, लेकिन हाँ ये है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा आईटी से रिलेटेड, ठीक है। बाकी आपको जैसा भी लगे फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें वेटेज क्या रहता है, मतलब कि चैप्टर्स का वेटेज क्या रहता है। आपको पता है इसके अंदर 11 चैप्टर्स है। मेरे अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट सब इक्वल इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने एक प्रेफरेंस लेवल बनाया हुआ है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया या फिर आप कर चुके या फिर आपको किसको बहुत अच्छे से करना है, तो उस बेसिस पे आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। आपकी जो सबसे पहले प्रेफरेंस होनी चाहिए वो चैप्टर होना चाहिए इंटरनेट, ठीक है। पहले प्रेफरेंस। चलो, इसके जो मेन टॉपिक है, पॉइंट है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। यानी कि जो इसके मेन कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट आपका लगभग 16 से 20 नंबर का आएगा। इसका भी मैं आपकी इस वीडियो में रिवीजन करा दूंगा। चलो डन। फिर आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस भी अप्रोक्स आपका 12 से 20 का मतलब आप ये मान के चलो 12 से 16 नंबर का तो आएगा ही आएगा ये, ठीक है। अगर डीबीएमएस में भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि डीबीएमएस में क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट है। अगर आपको उसमें पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा इसके लिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम आपको प्रैक्टिकली लिंक करके समझा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ डीबीएमएस के लिए एक मैम ने वीडियो अपलोड की हुई है आईटीएससी की कंप्लीट। आप वहाँ से देख लो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, वो 4 या 5 घंटे की वीडियो है पूरी डीबीएमएस की। 4 घंटे की वीडियो को आप 2 की स्पीड पे देखोगे तो 2 घंटे में आपका डीबीएमएस कंप्लीट हो जाएगा। सोचो 2 घंटे में आपका 20 नंबर का काम खत्म, ठीक है। इसका मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन वो आप बेटर तरीके से करोगे क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ज़्यादा टेक्निकल है। उसे प्रैक्टिकली हम लिंक करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा। चलो, फिर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी रिलेटेड जो मेन चीज़ें है, कुछ चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा। एमआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप प्रायोरिटी देखिए क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम पहले पढ़ लेंगे तो हमें एमआईएस पढ़ना ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर था आईटी लॉ। इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी आईटी लॉ, मतलब कि कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें लॉ पढ़ना आता है, तो आईटी लॉ में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। चलो, ईआरएम, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक तरीके से क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि टैली ईआरपी आ रहा है आज के टाइम में। ईआरपी का मेनली बेनिफिट क्या है, पहले क्या हुआ करता था, टैली आया करता था, जिस सिस्टम में पड़ा है उसी में हम जाकर उसको एक्सेस कर सकते थे। ईआरपी से बेनिफिट ये हो गया कि हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे। अगर हम
दिल्ली में बैठे या मुंबई में हमें वो फाइल वो डेटा एक्सेस करना है तो ERP टैली ERP के कारण हम वहाँ पर भी वही सेम फाइल डेटा एक्सेस कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, एक तरीके से वो ये चीज़ है। चलो इसको और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे जब हम ये कंप्लीट सीरीज़ करेंगे। सॉफ्टवेयर ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट क्या होता है? जैसे कि सिस्टम ऑडिट का मतलब ये होता है कि अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको डिपेंडेंसी कंप्यूटर पर हो जाएगी, ये चीज़ ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन अगर हो जाएगी तो कंप्यूटर भी मैनिपुलेट होता है, उसमें वायरस आ सकते हैं, कोई आपको हैक कर सकता है, आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, आपकी डेटा चुरा सकता है। तो उस सब चीज़ में मतलब कि सिक्योरिटी होती है, जैसे एंटीवायरस हो गए, तो ये सब चीज़ें होती है। तो सिस्टम ऑडिटर आकर ये बताएगा कि आपकी करंट सिक्योरिटी लेवल क्या है और इस पर किस किस तरीके से सिक्योरिटी अटैक हो सकता है, तो आपको इसके लिए क्या मेज़र अपनाने हैं। एक तरीके से सिस्टम ऑडिट वो है, ठीक है ना दोस्तों। चलो, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, वेबसाइट बनती है, इन सब के लिए कोडिंग होती है। आपने सुना होगा कोडिंग C++ में होती है, जावा में होती है। तो उस कोडिंग को प्रोग्रामिंग बोला जाता है, और जो कोडिंग करता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है। हार्डवेयर। हार्डवेयर आप सभी को पता है, जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो पार्ट हम देख सकते हैं उसको हार्डवेयर बोला जाता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एटसेट्रा, कुछ भी। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रायोरिटी वाला पोर्शन जितना भी था मैं आपको बता चुका, और थोड़ा एक बार बेसिक आइडिया मैंने आपको चैप्टर वाइज दे दिया कि आपकी प्रायोरिटी कैसे होनी चाहिए, इसका माइंड सेट क्या होना चाहिए इसको पढ़ते टाइम। ठीक है ना। अब शुरू करते हैं आगे के लिए। गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो आपका 7 है, इंटरनेट। इससे स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बता चुका, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, और इसके अंदर जो टॉपिक है ना वो आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए इसकी वेटेज भी बढ़ी हुई है, ताकि बच्चे। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ पहले, हमारे इसमें CS में ये टॉपिक है क्यों, इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि आपको ये कोई प्रोग्रामर नहीं बना रहे कि आपको कोडिंग आ जाए और IT पूरी सीख जाए। इनका लॉजिक ये नहीं है। इनका लॉजिक ये है, जब आप कंप्लीटेड CS बन जाओ और कहीं किसी सीनियर पोजीशन पर बैठे हो, ठीक है, और आपके सामने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई IT से रिलेटेड कोई फॉल्ट आ जाता है, या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आपको ये लगे कि मुझे टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आपको कंप्लीट ना है लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सामने वाला बंदा आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कि आपको अगर कुछ नहीं पता ना तो आपको जो बोलेगा आपको वो सही लगेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है और आपके सामने प्रॉब्लम आ गई तो आप थोड़ा रिसर्च करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, ताकि आपको उस सीनियर पोजीशन पे पहुंचने के बाद में कोई एक आपके यहाँ पे एक आपसे नीचे जूनियर लेवल पे कोई IT से रिलेटेड एम्प्लॉई है, वो आपको मैनिपुलेट ना कर सके कुछ भी बता के। इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए आपको इसी माइंडसेट से काम करना है कि इस सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर है, XYZ कोई भी चैप्टर है, मैं उसका कंप्लीटली नहीं जानूंगा, या फिर एक एक कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता होगा, लेकिन मुझे बेसिक आइडिया जरूर होगा कि एक्चुअल में है क्या। प्रोग्रामिंग में मैं प्रोग्रामिंग नहीं सीखूंगा, लेकिन मुझे ये पता होगा कि प्रोग्रामिंग होती कैसे है, प्रोग्रामिंग में होता क्या है। वेबसाइट बनानी नहीं सीखूंगा मैं इंटरनेट के अंदर, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर वेबसाइट बनानी है तो एक्चुअल में चाहिए क्या होता है। ये नहीं कि मेरे को सामने वाला बंदा कोई आके कुछ बता के चला जाए कि भैया ये नहीं ये होता है इसमें, तो फिर आप मैनिपुलेट हो जाओ। तो वो मोटिव नहीं है, आपका मोटिव ये है कि आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या होती है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इसी चीज़ का है। आप ये सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड कम हो जाएगी, अभी तो इसकी डिमांड शुरू हुई है। जब बढ़नी शुरू होगी ना, अल्टीमेट कह सकते हैं ना कि एक एक चीज़ आपकी कंप्लीटली कंप्यूटर पर डिपेंड हो जाएगी, एक एक चीज़, ठीक है ना। अभी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आधा घंटा 1 घंटा इसी चीज़ पर बोलने लगूँ, उससे फ़ायदा नहीं है। अभी अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट सबसे पहली चीज़ मैं आपको पढ़ाने का तरीका बताता हूँ कि मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा क्या।
इसमें मेन ये होगा कि मैं चैप्टर के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा कि एक्चुअल में चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा, कोई भी मुझे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा, वो मैं यहाँ पर आपका डिस्कशन करूँगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए मैं आपको इसमें 100% नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि ना ही पॉसिबल है इतने कम टाइम में, और ना ही टाइम बचा हुआ कि मैं आपको यहाँ पर 100% पढ़ाऊँ। लेकिन हाँ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया, आपको कुछ नहीं आता तो आप 40, 50, 60 तक भी जा सकते हो अगर आपने खुद मेहनत अच्छे से कर ली, एक एक चीज़ समझ में आ गई, वीडियो पूरा देख लिया। तो अगर आप 40, 50 पे हो तो 60 प्लस पहुंच जाओगे, पक्की बात है, ठीक है ना। तो इसलिए अब करते हैं शुरू। सबसे पहली चीज़, आपका जो चैप्टर है इंटरनेट। सबसे पहली बात तो आपको इंटरनेट पता होना चाहिए। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट पता आप सबको है, आप सब फ़ोन में चला रहे हो इंटरनेट की वजह से तो वीडियो देख पा रहे हो, पता सबको है। लेकिन आपको इसको लिखना पड़ जाए ना कि व्हाट इज़ इंटरनेट। आपके पास वर्ड नहीं मिलेगी कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। पता सब कुछ है, आईटी की खासियत ही यही है कि आपको एक एक चीज़ का पता है, लेकिन आपके पास वर्ड नहीं होगी कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। लेकिन मैं आपको उसके लिए एक थोड़ी ट्रिक बताता हूँ, कि जब ट्रिक वाली वीडियो चल रही है तो ट्रिक ही आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंटरनेट है, इसमें कोई चीज़ की वर्ड जो है वो मैटर करते, बाकी आप कंप्लीटली एग्जाम्पल में अपना क्वेश्चन ख़त्म कर दोगे जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको इंटरनेट का बताता हूँ, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज़ इंटरनेट, ठीक है। ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, ये टेक्निकल टर्म होगी, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोला जाता है, डन। ये दो हो गई इसमें टेक्निकल। अगर आपने इसको एज ए सेंटेंस फ्रेम किया तो आप 3 से 4 लाइन में इसको बना दोगे, मुझे पक्का पता है। आप इसको बना दिया 3 से 4 लाइन में, आपके पास क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का। आपको सिर्फ इतना ही पता है, ये 3 या 4 लाइन आती है आपको, और आपको पूरा पेज भरना है। तो आप कैसे करोगे, मैं बताता हूँ उसका तरीका आपको कैसे करना है, ठीक है ना। पहली चीज़, ये 3-4 लाइन में जो आपकी टेक्निकल है ये आपकी स्टार्टिंग में आ जानी चाहिए। चलो आ गई, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपको पता है कि ये मैं लिख चुका। उसके बाद में आप एग्जाम्पल लिखोगे कि इंटरनेट से पहले क्या हुआ करता था। कम्युनिकेशन में आपके लिए सिर्फ एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, उसमें हम फेस टू फेस बात नहीं किया करते थे। जब से इंटरनेट आया तो हम इंटरनेट की हेल्प से हम वीडियो कॉल करना भी आसान हो चुका है, बाकी डेटा एक्सचेंज करना भी। पहले क्या हुआ करता था, चिट्ठियाँ जाया करती थी, अब मेल जाते हैं, ठीक है ना। ये आप एग्जाम्पल लिखोगे तो आपका आधा पेज फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, आप एक हेडिंग और बनाओगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, यानी कि यूजेस ऑफ इंटरनेट। आप देख सकते हो कि इंटरनेट का यूज़ आज के टाइम में कहाँ हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है। अभी हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में हो रहा है। चलो पहली चीज़ ख़त्म। दूसरी चीज़, ई कॉमर्स। आप देख रहे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, आप इस सबसे प्रोडक्ट खरीद रहे बेच रहे हो, तो वो भी इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। चलो थर्ड चीज़, कम्युनिकेशन। ये वीडियो कॉल हो रही है, कहीं ना कहीं सब कुछ इंटरनेट के बेस पर है। थर्ड हो गई कंप्लीट। फोर्थ, रिसर्च में भी इसका यूज़ होता है। कंप्यूटर में रिसर्च में कंप्यूटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि दुनिया इतनी आगे चली गई है। अगर हम कंप्यूटर की हेल्प नहीं लेंगे रिसर्च में तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हम रिसर्च ही क्या करेंगे फिर, ठीक है ना। चलो मैं आपको बता चुका, अगर आपको 2 या 3 लाइनें पता है उसके बाद आप पूरा पेज कैसे भर सकते हो, क्लियर। चलो अब आता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। पता सबको है वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, क्योंकि वेबसाइट कोई भी खोलता है www.youtube.com, W स्टार्टिंग में तो लग गया www, लेकिन पता है नहीं ये है क्या। चलो मैं बताता हूँ इसका है क्या, इसको सोचना कैसे है। जो इसके अंदर मेन चीज़ है, कीवर्ड क्या है इसका, देखो www क्या है, कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेबसाइट्स। इसके अंदर पब्लिक वेबसाइट्स है, ये इसके अंदर इकट्ठा है सारी वेबसाइट्स। अगर इसके अंदर नहीं होती तो हमें www लगाने की नीड ही नहीं थी, ठीक है ना। और इससे पहले आप देखते हो कि HTTP करके लिख के आता है, वो आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। उसी की वजह से आपका डेटा एक्सचेंज होता है, क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल भी होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई भी मैनिपुलेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देगा और उसका सोर्स भी कैप्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हर कंप्यूटर का एक यूनिक IP होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, हर मोबाइल के अंदर होता है।
ताकि हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेस कर सकें कि एक्चुअल में जनरेट कहाँ से हुई है। अगर आईपी नहीं होगा तो हम उसको जनरेट नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे कि ये एक्चुअल में आई कहाँ से इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। चलो मैं आपको डब्ल्यू बताया, कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेबसाइट्स। ठीक है, अगर आपको इसको लिखना है अपने बुक एग्जाम में लिखना है, इसको कैसे लिखोगे? www इज ए कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेबसाइट्स। इतना हो गया डन। एक लाइन मैंने आपको बता दी टेक्निकल। फिर वी कैन एक्सेस पब्लिक वेबसाइट्स विद हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र तो चाहिए आपको, क्रोम चाहिए, मोजिला चाहिए, फायरफॉक्स चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर चाहिए, कुछ भी चाहिए, यूसी ब्राउज़र चाहिए, ओपेरा मिनी चाहिए, तो ब्राउज़र तो चाहिए। ठीक है, विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट तो चाहिए, तब तक इंटरनेट नहीं होगा तो आप एक्सेस कैसे करोगे? चलो फिर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। आप देखते हो कहीं पर भी आप क्लिक करते हो, क्लिक करते दूसरा पेज ओपन होता है, वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन शो नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन वहीं पर है, वो शॉर्ट में वो बड़ी होकर दिख जाए, लेकिन वो होती है वेब पेजेस की फॉर्म में, उसको वेब पेजेस बोलते हैं। अब मैं इसको आपको कलेक्ट करके बता दूँ कि हमने एक्चुअली में पढ़ा क्या। डब्ल्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेबसाइट, जो कि वेब ब्राउज़र से हम एक्सेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंटरनेट इन फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, आप इतना लिखना और एक एग्जाम्पल दे के आ जाना। आप इसमें ये भी दे सकते हो कि वेब ब्राउज़र कौन से है आपके, आप थोड़ा बहुत अपने पास से बना के लिख सकते हो। मेन मोटिव आप इंस्टीट्यूट का ध्यान रखना, वो आपको मैनिपुलेट नहीं होने देना चाहते आने वाली लाइफ में। अगर आपको उन्हें लग गया ना, उनको टेक्निकल लैंग्वेज नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रख लो आप। उन्हें ये नहीं चाहिए, उन्हें आपको प्रोग्रामर नहीं बनाना, लेकिन उनको ये जरूर बनाना है कि अगर आपके सामने www आ जाए तो सामने वाला बंदा आपको ये कह के चला जाएगा कि भैया ये क्या होता है, ये तो एक वेबसाइट है। तो आपको ये पता होना चाहिए नहीं, ये कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेबसाइट है, आप उसको ये कह सको, वो आपको मैनिपुलेट ना कर सके। इंस्टीट्यूट का मोटिव सिर्फ इतना है। चलो अब आती है बात इंट्रानेट की। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट होता है आपका एक प्राइवेट नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने ट्रेनिंग में हो या फिर आप कहीं किसी ऑफिस में गए होगे, आप देख सकते हो कि एक मेन सर्वर होता है, उसके अंदर आपकी फाइल्स होती है किसी, और वो सब कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, किसी को भी कोई डेटा सेव करना है तो वो उसमें करेगा, और उसको लेना है तो उसी से लेगा, या कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो वहाँ पर जाएगी, वहीं से हम एक्सेस करेंगे, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। चलो डन। एक्स्ट्रानेट क्या हो गया? एक्स्ट्रानेट एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क है, लेकिन इसमें हम एक्सेस बढ़ा देते हैं। इंटरनेट विदाउट हेल्प ऑफ इंटरनेट हो सकता है, बट एक्स्ट्रानेट को अगर हम उसका दायरा बढ़ा रहे हैं तो उसमें इंटरनेट की हेल्प लगेगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रानेट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, हम कहीं ना कहीं बैंकिंग के सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग का डाटा हम चाहते हैं कि हमारे पास आए, हम एक्सेस करें उसको। जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो उसमें इंटरनेट की हेल्प लगेगी, तो उसमें एक लिमिटेड एक्सेस मिल गया लिमिटेड लोगों को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। डन। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका क्या क्या हो सकती है। एजुकेशन हो सकती है, रिसर्च हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, ई कॉमर्स हो सकती है। अब बाकी आपको जो दिखे वो लगा दो, बैंकिंग सिस्टम लगा दो, वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट में आ जाएगा। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मैं आपको बता चुका। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस करना। ठीक है, ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना। आप ना टर्म्स को समझो कि एक्चुअल में कहना क्या चाहती। आपको नहीं भी समझ में आए ना, उसको एग्जाम, आप जितना आपको समझ में आए उतना लिख देना, बाकी एग्जाम्पल लिख के आ जाना, तब भी आपका काम हो जाएगा। पूरा नहीं होगा, आधा तो हो ही जाएगा। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में आप एक चीज़ देख के डर जाते हो, B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, C2C, C2B। इसमें क्योंकि टेक्निकल हो गया एक तरीके से, और है कुछ नहीं। अगर आपको पता है ना कि B2B कम की फुल फॉर्म क्या है, तो आप पूरा लिख दोगे, खुद ही बना के लिख दोगे। मैं आपको बताता हूँ कि पहली चीज़ है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, डन। यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, और बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो, यानी कि इधर भी बिजनेस वाला है, मतलब जिसको बिजनेस करना है, दूसरा भी बिजनेस करने वाला है। जब इन दोनों के बीच में सर्विसेज एक्सचेंज होती है, प्रोडक्ट एक्सचेंज होता है, उसको B2B बिजनेस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका अलीबाबा, ये चाइनीज़ वेबसाइट है, आप उसको छोड़ो चाइनीज़ को, ट्रेड इंडिया, ट्रेड इंडिया आपकी ये बिजनेसेस के लिए बनी वेबसाइट है, जो कि आपको कोई आपको मशीनरी चाहिए, आपको कुछ भी मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मशीन
या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है, आप ट्रेड इंडिया पे जाकर एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिजनेस है, आप भी बिजनेस वाले। तो B2B हो गया। चलो B2C में हम ऑलरेडी सब डिस्कशन कर ही रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की नीड नहीं है। चलो C2C का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप खुद समझ जाओगे। OLX, कस्टमर प्रोडक्ट अपलोड कर रहा है, कस्टमर ही प्रोडक्ट ले रहा है, तो वो हो गया आपका C2C। डन। अब आता है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर बिजनेस के पास कैसे जाते हैं बताओ? ट्रू वैल्यू। आप देखते हो आपको अपनी कार बेचनी है, आप कस्टमर हो, उसके लिए कस्टमर हो, लेकिन हो तो कस्टमर है ना, एंड यूज़र तो आप ही हो, क्योंकि वो बेचते भी आपको, फिर वो B2C हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी कार जाके ट्रू वैल्यू को बेच रहे हो, तो आप C2B हो गए। ठीक है, डन। अब आता है बात नंबर इंटरनेट प्रोटोकॉल से। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके लिए तो TCP/IP मैंने आपको बता दिया इंटरनेट प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि आपका सोर्स पता लग सके कि ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से है। ठीक है, ई-कॉमर्स में आपको बता चुका। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ, फिर आप सारी चीज़ समझ जाओगे कि एक्चुअल में है क्या कॉन्सेप्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है? आप ये देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, आप देख सकते हो कि मारुति की कार बन कहाँ पर रही है, कहाँ बन रही है? मारुति का प्लांट है आपका, कहाँ है यार, जमशेदपुर में। किसका है? जमशेदपुर में शायद टाटा का प्लांट है। टाटा का प्लांट है जमशेदपुर में। उसके बाद में अगर यहाँ पर कोई डिमांड आती है कार की, ठीक है, आपके नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में, ठीक है, तो उस चीज़ को एक्सेस कराना उस जगह पर, और वो भी विद इन टाइम, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि आपकी कॉस्ट भी अफेक्ट ना हो। समझ रहे हो बात को? और आपको वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बरकरार रखना, ताकि आपकी कस्टमर बेस भी, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेनली 3 है इसमें चीज़। तो सप्लाई कि कहीं पर एक जगह, मेन सेंटर की जगह, वहाँ पर से सप्लाई होनी है और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जानी है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक जगह बहुत ज़्यादा चली गई, एक जगह डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी फिर भी वहाँ पर ज़्यादा चली गई, दूसरी जगह पहुँच ही नहीं पाई। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक जगह डिमांड आ रही है वहाँ पर आप पहुँचा ही नहीं पाए। सप्लाई चेन क्या होता है कि आपके ना एक चेन बनानी पड़ती है। मान के चलो कोई बंदा दिल्ली से मुंबई तक जाना है, उसको सप्लाई चेन मतलब कि सप्लाई करनी है कोई चीज़, तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि पहले दिल्ली से मुंबई चला जाएगा, फिर वापस इधर चला जाएगा, फिर उधर चला जाएगा। मतलब कि चेन इस तरह की होनी चाहिए कि वो सबको सेटिस्फाई कर सके, बीच में जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है। मैनेजमेंट उसी को बोलते, उन सब चीज़ों को मैनेज करने को बोला जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है क्या। जो कस्टमर केयर होता है ना, इसी को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है ना, अगर किसी को जियो का कोई नेटवर्क यूज़ कर रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली अंबानी को तो बोलेगा नहीं, तो उसके लिए उन्होंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक तरीके से उन्होंने एक अपना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि कस्टमर को कोई भी परेशानी है तो उन्होंने ना एक ये बनाया हुआ है कि अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है किसी की, तो आप पहले कस्टमर केयर से बात करो। अगर आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सोल्व हो जाती है तो ठीक है, फिर वो आपके सीनियर के पास कॉल ट्रांसफ़र करेंगे अगर वहाँ से आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। ठीक है, अगर वहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो आप थोड़ा और ऊपर जाओगे। ऐसे करके उन्होंने स्टेजेस बनाई हुई है कि किस प्रॉब्लम को किस सीनियर को या फिर किसके पास तक जाएगी कस्टमर को रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ICSI की वेबसाइट है वेबसाइट, आपको मॉक टेस्ट डाउनलोड करना है, फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे ICSI.edu और एकेडमिक कॉर्नर में चले जाओगे, वहाँ से आप स्टडी मैट भी डाउनलोड कर लोगे, प्रैक्टिस मैनुअल भी डाउनलोड कर लोगे। तो वो क्या हो रहा है, वो डेटा इंटरचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। तो उन्होंने एक पब्लिक डोमेन पे डेटा अपलोड कर दिया है ताकि कोई भी मतलब कि उनका स्टूडेंट
उसको यूज़ कर चुके। तो यही आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी समझ में आना एग्जाम में क्या लिखना है टेक्निकली, आप एग्जाम्पल तो लिख ही देना, ठीक है ना, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये आप सबको पता है कि ऑलरेडी होता क्या है, ठीक है। हम विद हेल्प ऑफ इंटरनेट अगर कोई फंड ट्रांसफ़र करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोला जाता है। ये कैसे, आप IMPS का यूज़ करो, NEFT का यूज़ करो, RTGS का यूज़ करो, UPI से भेजो, सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में आएगा। इसके लिए पेमेंट गेटवे चाहिए होता है जिससे आपकी पेमेंट सिक्योर हो जाती है, ठीक है। मोबाइल कॉमर्स हम पढ़ चुके, क्या होता है, बिजनेस करना होता है विद हेल्प ऑफ मोबाइल, वो क्या हो गया आपका मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स के लिए कंपलसरी क्या हो गया आपका, कंपोनेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गए इसके, एक तो मोबाइल होना कंपलसरी है, इंटरनेट होना कंपलसरी है, बायर होना कंपलसरी है, सेलर होना कंपलसरी है, एक यूज़र इंटरफेस होना जरूरी है। यानी कि अगर फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन नहीं होगी, वेबसाइट नहीं होगी, तो आप परचेज़ कैसे कर लोगे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। डन। ब्लूटूथ क्या है, अगर आपके पास आ जाए, आपको पता है कि आपके फ़ोन में ब्लूटूथ है, आप लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, इसके लिए 2 से 3 चीज़ याद रखना। इन 1994 में इन्वेंट हुई थी, एरिक्सन ने इसको इन्वेंट किया था, और इसमें डेटा एक्सचेंज होते हैं यूजिंग रेडियो वेव्स। चलो रेडियो वेव्स याद रहेगा, वाईफाई में भी रेडियो वेव्स यूज़ होती है। पेयर अप टू 8 डिवाइसेज, यानी मैक्सिमम 8 डिवाइसेस तक पेयर हो सकती है जो एक ब्लूटूथ होती है नॉर्मल, ठीक है। और मैक्सिमम 33 फीट तक ये रन कर सकती है। ये आपको 4 चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा है ना, आपको कुछ नहीं पता, अभी 4 चीज़ें आपको याद है, बाकी बना के लिखो, एक एग्जांपल लिख दो कि हम ब्लूटूथ से क्या करते हैं। हम ब्लूटूथ से फ़ोटो चेंज कर ले दे सकते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, या फिर सॉन्ग एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, समझ में आ रही बात, कुछ नहीं से कुछ तो हुआ ना। चलो अब आता है वाईफाई, ये भी रेडियो वेव से यूज़ होती है एक तरीके से। ये क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की तरह ये काम करता है, ठीक है। इसको WLAN भी बोला जाता है इसीलिए, क्योंकि वाईफाई में आप देखते हो कि एक राउटर लगा होता है एक जगह और बाकी लोग उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, उसका होता लिमिटेड एक्सेस, लेकिन वो एक इंटरनेट जो तार से आ रहा था उसके लिए उसने एक वायरलेस इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया उस राउटर की हेल्प से, ठीक है। वाईफाई की फुल फॉर्म तो वाईफाई की फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं वाईफाई फिडेलिटी करके कुछ इस तरह की इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन उसको भी एज ए ट्रेडमार्क बताया गया है IEEE का, ठीक है। चलो आपके इंटरनेट में जो जो मेन चीज़ें थी वो सब मैं करा चुका। अब मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को भी ध्यान से सुना है ना, इस बात को भी, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई होगी, ठीक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डाटाबेस मैनेजमेंट। इसका मैं आपको एक तरीके से, मैं सबसे पहले आपको चैप्टर के बारे में बताऊंगा ये एक्चुअल में है क्या। अगर आपको इसके अंदर टेक्निकली ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आप जैसे ही लिखोगे ना ITSA लेक्चर्स, तो आपको एक मैम की वीडियोज़ आ जाएगी जो पूरी सीरीज़ है, आप उसमें जाकर अगर इनकी वीडियो पूरी देख लोगे, 3 घंटे की वीडियो है, 2 की स्पीड पे देखी तो 1.5 घंटे में आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ, मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ मेरी वाली वीडियो से पढ़ो, नहीं, आपको मेन होना है, पास होना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जहाँ से ज्ञान मिले लपेट लो, जहाँ से आपको ये लगे कि मैं सीख सकता हूँ सीख लो। मेन होता है सीखना, पास होना, बात ख़त्म, और कुछ मैटर नहीं करता। अभी एग्ज़ाम टाइम है, उस टाइम में और कुछ भी मैटर नहीं करता आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया दे दूँगा। अगर आपको उसको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है तो आप उस वहाँ पर जो क्लासेस है, उन मैम की जितनी भी क्लासेस है, और वहाँ जाकर डेटाबेस की क्लासेस देखिए, 1-1.5 घंटे में आपका टॉपिक हो जाएगा, 15-20 नंबर हो जाएंगे। दिक्कत क्या है आपको, उससे कंप्लीट करके ख़त्म करो ना। मुझे पता है समझ में नहीं आएगा, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, उसमें आपको थोड़ा उसमें वॉइस का दिक्कत है कि कुछ बोलते पहले या फिर बाद में कुछ लिखते, तो करना कुछ नहीं, आपको मेन होता है चीज़ें समझना और निकलना, समझो और निकलो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको डेटाबेस पता होनी चाहिए, डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल दैट आर यूजुअली इंटीग्रेटेड, लिंक्ड और क्रॉस रेफरेंस्ड टू वन अनदर, ठीक है।
ये कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि एक जगह होता है एज ए रॉ, जिसका कोई भी बंदा यूज़ तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको उससे रिलेटेड फाइल या फिर डेटा एक्सेस नहीं होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर ICSI अपनी वेबसाइट पे फाउंडेशन का भी स्टडी मटेरियल, आपके एग्जीक्यूटिव का भी स्टडी मटेरियल, प्रोफेशनल का भी स्टडी, सब एक जगह डाल देते, एक तरीके से डिफरेंट वो फोल्डर नहीं बनाते और एक जगह डाल देते, तो हम एक्सेस करने में कितनी दिक्कत होती। तो उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन के लिए अलग से वेब पेजेस बनाए, क्रिएट किए। मैंने आपको वेब पेजेस बता दिया इससे पहले वीडियो में, या इससे पहले मैंने जो आपको बताया। और डिफरेंट फोल्डर, मतलब कि जो उनका डेटा है, डेटा बेस है, उसको मैनेज किया एक प्रोफेशनल मैनर में, ताकि कोई एक्सेस करे तो इजीली एक्सेस कर सके डेटा को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। इसमें आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि आपको इसका मतलब पता हो। बाकी अगर आपको इसको कंप्लीटली करना है, अगर आपको ज़्यादा ही इसमें दिक्कत हो रही है, पहले बात तो दिक्कत होगी नहीं, अगर ज़्यादा ही हो रही है तो आप उन मैम की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है ना। चलो ये भी ख़त्म आपका टॉपिक। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये इसका मतलब पता होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, ठीक है ना। जब तक आपको ये पता नहीं होगा, इस चैप्टर में आप कुछ भी पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर लिख दोगे कि दिस इज़ हार्डवेयर, या फिर मतलब कि ये कोई एप्लीकेशन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या, एक तरीके का आपका सिस्टम है, सिस्टम और जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड मिल रही है तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, दैट इज़ कॉल्ड MIS, ठीक है। या फिर आपका डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आपको एक्सपर्ट सिस्टम से एडवाइस मिल रही है या फिर इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। डन। सबसे पहली बात तो पहले बात आपको सिस्टम का मीनिंग पता होना चाहिए। सेट ऑफ एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गुड, यानी कि कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स या फिर सेट ऑफ, आप इसको बोल सकते हो सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी बोला जा सकता है, जिनकी हेल्प से आपको कुछ ना कुछ एक आउटपुट मिल रहा है जो कि हेल्पफुल है आपकी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना। आई समझ में बात। दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में सिस्टम है क्या। सेट ऑफ एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गुड, यानी कि कुछ एलिमेंट साथ मिलकर काम कर रहे हैं किसी एक कॉमन पर्पस के लिए, ठीक है। उसको सिस्टम बोला जाता है, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक CPU है, CPU के अंदर अगर आप उसको खोल कर देखोगे तो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं। आपका मदरबोर्ड होता है, आपका एक फैन लगा होता है जिसको बोला जाता है, यार अभी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, SMPS बोलते हैं शायद, SMPS ही होता है वो, ठीक है। बाकी आपकी रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, आपका साउंड कार्ड होता है, ये सब मिलके एक सिस्टम बना, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आपको एक आउटपुट मिल सके, इसको सिस्टम बोला जाता है। आपको कुछ समझ में ना आए कि सिस्टम होता क्या है तो आप इस एग्जांपल को ध्यान रख लेना, ठीक है। सिस्टम फ्रॉम ए फंक्शनल प्रोस्पेक्टिव, फंक्शनल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आपको सिस्टम को अगर आप डिवाइड करना है तो कैसे कैसे कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा सोचो कि हम फंक्शनल बेसिस पे जो भी सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड एडवाइस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्स एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। डन। ये हो गया फंक्शनल बेसिस पे। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड दे रहा है कि आपको रॉ मटेरियल कैसे लाना है, आपके WIP में कितनी यूनिट्स अभी बाकी है, आपके फिनिश गुड में कितना प्रोडक्ट पड़ा है, आपकी कॉस्ट कितनी आई, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी आपका सिस्टम बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। डन।
मेनली मेरा आपका मोटिव ये नहीं कि मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाना, मेन होता है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देना। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सोच सको कि एक्चुअल में है क्या। कुछ नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल माइंड में आ रहा, एग्जाम्पल लिख दो, लेकिन करो ज़रूर, छोड़ना कुछ नहीं आईटी में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ मैं आपको, आप ना अगर आपके 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप तो पूरा लिखने की कोशिश करो, पूरा पेज खत्म कर दो उसमें। पूरा पेज कैसे खत्म होगा, आपको 3-4 लाइन आती है, 3-4 लाइन आपने लिखी, एक एग्जाम्पल दे दिया, बाकी कुछ पॉइंट लिख दिए, हो गया, बात खत्म। उसी में आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन एंड डेटा डेफिनेशन एंड डिस्टिंक्शन। सबसे पहले आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। डेटा क्या है, रो मटेरियल है। इन्फॉर्मेशन जब डेटा पे प्रोसेसिंग होने के बाद में जो आउटपुट निकलेगा है, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। और जब इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की हो जाए उसको बोला जाता है नॉलेज, ठीक है, डन। फीचर एंड क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपके एग्जाम में पूछने वाला बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में है क्या, कि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, मैं बताता हूँ क्या क्या होनी चाहिए। एक तो वो अप टू डेट हो, पहली चीज़। ये नहीं कि आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन अब दे दी और बोला कि ये है इन्फॉर्मेशन, और जिसकी आज के टाइम में कोई रिलेवेंसी ही नहीं है, इसकी कोई यूज़ ही नहीं है आज के टाइम में, पहली चीज़। दूसरी, एक्यूरेट, वो सही भी तो होनी चाहिए। और आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई उसका फ़ायदा क्या होगा आपको, रिलायबल। ये नहीं कि वो रिलाय भी नहीं कर सकते, उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है। टाइमली, उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। जैसे कि अभी ये क्लास है, 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, अगर मैं इसको आपको 23 को देता हूँ तो आपके लिए तो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं इस चीज़ की, समझ रहे हो बात को। तो इसकी इंपॉर्टेंट तो ये है कि मैंने आज अपलोड कर दिया तो ये आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपके लिए अपलोड करता, वो भी गलत था, क्योंकि इतने शॉर्ट में समझाने का मतलब है आपको, अगर उससे कॉन्फिडेंस आ जाता और आपके एग्ज़ाम में जाके आपको थोड़ा भी मोरल डाउन होता तो आप ये सोचते कि यार मैं काश ज़्यादा पढ़ लेता। तो आप जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके। अब तो आपको अगर 40 पढ़े हैं तो आपको 60 तक जाना है, 50 पढ़े हैं तो 65 तक जाना है, आपने 60 पढ़े हैं तो आपको वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप 50 पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये है बात। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन दो तरीके से मिल सकते हैं आपको। प्राइमरी, आप खुद इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, आप सोर्स उसके खुद हो। सेकेंडरी, किसी दूसरे ने आपको कुछ बताया, ठीक है। मेरी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास गई, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। किस आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने दूसरे बच्चे के साथ शेयर की, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसने शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद फिर से उसके पास नोटिफिकेशन गई, तो उसके लिए क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, डन। वैल्यू डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आपको मिल रही है इन्फॉर्मेशन। टाइम से मिल गई तो वैल्यू है, नहीं मिली तो क्या वैल्यू है। कॉस्ट, यूट्यूब से देख रहे हो लेक्चर फ्री है, किसी के पेड लेक्चर देखते तो उसकी कॉस्ट आ सकती थी। इन्फॉर्मेशन एज ए कॉर्पोरेट रिसोर्स, कॉर्पोरेट रिसोर्स हो सकता है, इन्फॉर्मेशन होता ही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक कॉर्पोरेट रिसोर्स नहीं है, ये हमारे लिए भी एक रिसोर्स है इन्फॉर्मेशन। हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता है या फिर हमें जानकारी है तो हमारे काम की है, तो हमारे लिए एक तरीके से सोर्स हो गया, रिसोर्स हो गया वो, ठीक है ना। कॉर्पोरेट में क्या यूज़ है, कॉर्पोरेट में हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, हमें अपने कंपटीटर के जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जानकारी नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, हम उसका कंपटीशन कैसे करेंगे उससे, कि ये चीज़ें हमें ऐसे करनी चाहिए। हमें मार्केट के ट्रेंड का नहीं पता तो हम मार्केट के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, पता होना। दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन एज ए कॉर्पोरेट रिसोर्स। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा बनाकर लिखने वाला क्वेश्चन है ये आपको समझाने वाला नहीं, बनाकर लिखने वाला क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन नीड्स एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसको मार्केट ट्रेंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंपटीटर से रिलेटेड जानकारी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए। जो मिड लेवल पे,
उसको क्या चाहिए कि मेरे को टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए ताकि मेरा आउटपुट बढ़ जाए, मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाए, या फिर मुझे जो मेरे सीनियर ने काम बताया मैं उसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। थर्ड, आपका जो लोअर लेवल पे आता है उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो रूटीन नेचर में काम कर रहा है वो बेटर और कैसे कर सके। आई समझ में बात? ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स, ये डिपेंड करते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसकी की नीड क्या है, या फिर वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होती है। ठीक है। इसमें और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस मैनेजमेंट, टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आप ये देखते हो कि आप बैंक में जाते हो, आपने फॉर्म फिल किया, ठीक है, आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भेज दिया, क्योंकि उसके पास इतना एक्सेस नहीं था कि वो आपका कंप्लीटली आपका एक ही विंडो पर काम कर देता, दूसरे अगर तीसरे पे भेज देता है। एक ट्रांजैक्शन हो रही है, उसकी एक प्रोसेसिंग है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर कोई बंदा ये ट्रांजैक्शन के लिए आएगा, पहले इस काउंटर पे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर उसको पेमेंट मिलेगी। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लिखना तो एग्जाम्पल लिखो, लेकिन छोड़ना मत क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना। MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी सिस्टम मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दे किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैनेजमेंट आपके 3 तरह के हो सकते हैं, टॉप लेवल, मिड लेवल, आपका लोअर लेवल। टॉप लेवल को क्या चाहिए मैं आपको बता चुका, मिड लेवल को क्या चाहिए वो मैं आपको बता चुका, लोअर लेवल को क्या चाहिए वो मैं आपको बता चुका। DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कभी कभी क्या होता है कि हमें डिसीजन मेकिंग करनी है और हम समझ नहीं पाते कि किस बेसिस पे हम डिसीजन करें, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो आपको एडवाइस देंगे एज एन एक्सपर्ट। उसको एक्सपर्ट भी सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, तो टॉप लेवल होता है कंपनीज का, उन्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यही चाहिए होती है मार्केट ट्रेंड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपिटिटर पॉलिसीज एटसेट्रा, यही सब चाहिए होती है, जो उसको एग्जीक्यूटिव को वो वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम। डन डन। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीज़ है आपकी, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं यूट्यूब के पास ना एक सर्वर है, डेटा सर्वर है, कोई भी वहाँ पर वीडियोस अपलोड करता है, तो कोई भी पब्लिक डोमेन वेबसाइट है, तो पब्लिक डोमेन है, यूट्यूब पब्लिक डोमेन वेबसाइट है, वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा सेव कहाँ पर है, मैंने कोई वीडियो अपलोड कर दी, मैं अपने फ़ोन से डिलीट मार दूँ, उसके बाद भी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं तो जाकर सेव हुई, जहाँ पर जाकर वो सेव हुई वो ही यूट्यूब के सर्वर में। और यूट्यूब के सर्वर में जहाँ पर सेव हुई मैं वहाँ पे जाकर एक्सेस नहीं करूँगा, मैं जहाँ पर बैठा हूँ मैं वहीं बैठ के उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेरे लिए एक तरीके से वो क्लाउड है, उसको क्लाउड बोला जाएगा। ठीक है। डन। एप्लीकेशन आपको पता है, एक ये यूज आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक्सेस करने के लिए कोई भी चीज़। ठीक है। यूट्यूब की एप्लीकेशन नहीं होगी तो आप एक्सेस कैसे करोगे, वेबसाइट से करोगे। तो एप्लीकेशन ने चीज़ों को स्मूथ कर दिया, ईजी कर दिया। ठीक है। यूज़र इंटरफेस, जहाँ से हम सब चीज़ों को देखते हैं उसको यूज़र इंटरफेस बोला जाता है। एजाइल टेक्नोलॉजी, एजाइल टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको थोड़ा एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलके एक स्पेसिफिक टास्क को करते हैं तो वो काम आसान होगा कि लेट होगा, मुझे ये बताओ पहले। आसान हो जाएगा, तो ये है एजाइल टेक्नोलॉजी। जब एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करो, और चीज़ एक तो जल्दी हो जाएगा काम, दूसरी चीज़ आपको टाइमली चीज़ें मिल जाएगी, बाकी और एक्सपर्टीज इसमें बढ़ जाएगी क्योंकि डिफरेंट सॉफ्टवेयर का इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एजाइल टेक्नोलॉजी। डन। इस चैप्टर में आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 8, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम बता चुका, आप उससे भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड आपको एग्जाम में बनाकर लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन फिर भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। MIS में आपको बता चुका मैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन टेकिंग। डन डन। इवोल्यूशन क्यों हुआ, आज की ज़रूरत के लिए इसका इवोल्यूशन हुआ। चलो, स्ट्रक्चर क्या है MIS का, आप ना घबरा जाओगे आप एग्जाम में, स्ट्रक्चर ऑफ MIS,
और ये स्ट्रक्चर बोलती है यार ये क्या होता है एमआईएस, तो मैंने पढ़ा था, मीनिंग पूछता तो बता देता। स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, मतलब बना कैसे है एमआईएस। स्ट्रक्चर ढांचा, एमआईएस 3 चीज़ों से मिलकर बना है, मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन, सिस्टम। डिवाइड कर दो, मैनेजमेंट प्लस इन्फॉर्मेशन प्लस सिस्टम। मैनेजमेंट को डिफाइन करो। मैनेजमेंट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो भी डेटा पे प्रोसेसिंग होने के बाद काम की जानकारी मिले उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। सिस्टम, कोई भी इंटर कनेक्टेड कोई 2 चीज़ें जो काम कर रही है हमारी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करने के लिए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसको सिस्टम बोला जाता है। बन गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एमआईएस। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट हो सकते हैं। टॉप लेवल पे अलग होगा उसको क्योंकि अलग तरह की जानकारी चाहिए, मिड लेवल पे अलग होगा क्योंकि उसको अलग तरह की जानकारी चाहिए, लोअर लेवल पे अलग होगा कि उसको और अलग तरह की जानकारी चाहिए। मिथ्स अबाउट एमआईएस, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। मिथ क्या है एमआईएस के बराबर के लिए? ये है कि इसमें यूज़ ऑफ कंप्यूटर ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं है। आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कोई मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कोई सिस्टम बनाया हुआ है तो वो एमआईएस है, तो उसमें कंप्यूटर की नीड नहीं भी हो सकती। तो ये मिथ है आपकी कि कंप्यूटर चाहिए एमआईएस से रिलेटेड। मोर डेटा मोर इन्फॉर्मेशन, ये भी आपकी गलत मिथ है कि आपको ज़्यादा जानकारी दे, मतलब ज़्यादा डेटा अवेलेबल है तो अगर 100 पेज की बुक है तो आपको ज़्यादा जानकारी दे देगी, ऐसा नहीं है। तुम एक ही बात को घुमा फिरा के 50 बार लिख दो उसी वीडियो बुक में तो बुक पूरी भर जाएगी। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसका मतलब ये नहीं हुआ। ठीक है, नॉर्मली इतना ही है इसका, ठीक है ना। कंप्यूटराइज एमआईएस, जिसमें कंप्यूटर की हेल्प से एमआईएस मैनेज होता है, सो कंप्यूटराइज एमआईएस बोलेंगे। अप्रोच टू एमआईएस डेवलपमेंट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, इंटीग्रेटेड। अगर टॉप लेवल से जानकारी मिड डाउन लेवल पे आ रही है तो टॉप टू बॉटम, बॉटम से जानकारी ऊपर जा रही है तो बॉटम टू अप। इंटीग्रेटेड, कोई सिस्टम ही नहीं है, कहीं से भी इधर से उधर से जानकारी आ रही जा रही है। इम्पैक्ट, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक लिमिटेशन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, लिमिटेशन ऑफ एमआईएस, क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ इनपुट। लिमिटेशन इसकी ये भी है, हमें जैसी जानकारी अगर हम दिमाग में कचरा भरेंगे तो उसका आउटपुट भी तो कचरा आएगा। समझ रहे हो बात को? अगर आपको जानकारी गलत है तो उसका आउटपुट भी तो गलत ही निकाल के देगा ना एमआईएस सिस्टम। अगर आप अपने एम्प्लॉय को, अपने मैनेजमेंट को अच्छे से कोई चीज़ नहीं सिखा पा रहे, अब उसको एमआईएस का आपने पार्ट बना दिया तो जो उसका आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो भी तो ऐसा ही आएगा ना फिर। चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं अभी इससे पहले मिसलेनियस वाले बात करें। टीपीएस, ट्रांजिट प्रोसेसिंग सिस्टम में आपको बता चुका, डीएसएस बता चुका, ईआईएस बता चुका, ये सब बता चुका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये रोबोट होते हैं, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। मेकिंग कंप्यूटर बिहेव लाइक ह्यूमन, आपको और बताऊँ आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आप देखते हो एलेक्सा, गूगल नेस्ट मिनी, ये सब आपके मेरे पास है, अभी मैं आपको बता। ओके गूगल, ओके गूगल, I can't connect to the Wi-Fi network. देखो You might want to check the connection settings in the Google Home app. आई सुनाई दिया कुछ? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपका। एक्सपर्ट सिस्टम, बिहेव लाइक एक्सपर्ट विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो किसी चीज़ में, आपने एक सिस्टम लगा दिया एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे कि आपको ये पता करना है कि मेरे को ये बिल्डिंग बनानी है, इसमें कौन सा सीमेंट इसके लिए बेटर रहेगा, वहाँ की वेदर कंडीशन, आपकी ज़मीन की कंडीशन, या फिर आपको कितने फ्लोर बनाने, वो सब देखने के बाद में एक जो डिसीजन ले सकते हैं, कौन ले सकता है? एक्सपर्ट। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम आपने उसके लिए यूज़ किया तो आपको एज ए एक्सपर्ट एडवाइस देगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आपका आता है आईटी लॉ। ये नहीं मैं पढ़ा रहा आपको, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि भाई लॉ तो आप ऑलरेडी पढ़ते हो, तो अगर मैं ये पढ़ाऊँगा तो इसका भी पढ़ लो यार, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें ये ज़रूर बताऊँगा कि आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है क्या। इसमें आपको मेनली क्या पढ़ना है, एक तो पेनल्टीज़ वाला पढ़ लेना, एक है साइबर एप्लेट टर्मिनल पढ़ लेना पक्का, सर्टिफाइंग अथॉरिटी पढ़ लेना, और डीएससी पढ़ लेना, डिजिटल सिग्नेचर वाला पार्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, डन।
हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 9 एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको इसको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ERM, इसको ERP भी बोला जाता है। ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग भी बोला जाता है इसको। इसका मतलब ये होता है कि मान के चलो, अगर आपका बिजनेस बड़े लेवल पर पहुंच चुका, आपके बहुत सारे रिसोर्सेज हो जाएगा, आप अकेले बिजनेस मैनेज करने वाले हो, आपके डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो गए, आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, रिसर्च डिपार्टमेंट अलग है, CRM अलग है, आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका अलग है। आप बड़ा कन्फ्यूज़ हो गए कि यार मैं सब चीज़ों को मैनेज कैसे करूँ। आप बड़ा परेशान हो गए, आप किसी एक्सपर्ट के पास गए, आप देखा कि दूसरा बिजनेस यार बड़ा स्मूथली चल रहा है। आप देख सकते हो कि जियो अंबानी जी का है, वो मुंबई में बैठे हैं। अगर एक सिम उनका इंडिया के किसी भी कोने में बिका, उसकी जानकारी उनके सिस्टम के अंदर है, वो चाहे तो निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं ERM। उन्होंने अपने रिसोर्स को मैनेज किया विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, अगर वो वहाँ बैठ के अपने हेड ऑफिस में बैठे हैं, एक छोटे से गांव में एक उनका स्टोर है, जियो स्टोर, कैमरे हर जगह होते हैं, वो सब लिंक है उनके सर्वर से। अगर वो वहाँ बैठकर ये देखना चाहते हैं कि करंटली सिचुएशन क्या है, कस्टमर से डीलिंग कैसे हो रही है, तो वो अपने ऑफिस में बैठ के किसी भी जियो स्टोर में एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। आई समझ में बात? दैट इज कॉल्ड ERM, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि काम स्मूथ हो जाए, एक इफेक्टिव मैनर में हो जाए, इफेक्टिव रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड मेन छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेनिफिट क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, लेकिन आपको इसके थोड़े एग्जांपल पता होने चाहिए कि आपको, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ERM ERP आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है ना। हाँ जी दोस्तों, आज के टाइम में जो ERM का जो मेन कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर देती है, दैट इज SAP, ओरेकल, इन्फोर, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक। ये मेनली 4 है, सबसे मेन इसमें SAP है, जो कि आपको इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। जो कि कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी कंपनी आप उठा लो, जो सबसे बड़ी कंपनी भी होगी ना, वो कहीं ना कहीं SAP यूज़ कर रही है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज मैनेज करना उतना ही बड़ा टास्क है जितनी बड़ी वो खुद कंपनी है। ठीक है, तो वो उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो चीज़ों को स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। आप ये सोचिए, आप अकेले, आप CS बने, आपने एक फर्म खोली, नीचे 2-3 स्टाफ रखा, आप उसको मैनेज कर सकते हो इजीली। आपको लगा कि मुझे बिजनेस बढ़ाना चाहिए, आपने दूसरी ब्रांच खोली, आपने उसको भी मैनेज कर लिया, तीसरी खोली उसको भी कर लिया, और आपको लगा कि यार मैं पूरे इंडिया में खोलता हूँ, फिर कैसे मैनेज करोगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने में। ठीक है ना, डन। मेनली इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी आप इसको जो थोड़ा पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी दिक्कत आ रही है, कंप्लीट दिक्कत आ रही है, तो आप उसको उन मैम की क्लासेस से करके ख़त्म करो। समझ में आई बात? 2-3 घंटे की क्लास है, 1.5 की स्पीड पे देख लो, 2 की स्पीड पे देख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बात ख़त्म हो गया आसानी से, सब कुछ। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आप सभी को पता है, अगर हम एज ए यूज़र कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और कंप्यूटर के साथ हमें कोई भी, मान के चलो कोई भी उससे टास्क लेना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑन के लिए उसमें विंडो चाहिए होगी, विंडो जो चाहिए होती है उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो डन, बात ख़त्म। उसके बाद में हमें इंटरनेट एक्सेस करना है। इंटरनेट आपका पता लग गया, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, डन। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ब्राउज़र चाहिए। ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, हमने पढ़ा इंटरनेट वाले चैप्टर में, हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया। उसके बाद में हमें कोई वेबसाइट खोलनी है, वो कहाँ पर है? www के अंदर, कलेक्शन ऑफ पब्लिक वेबसाइट, डन। विद हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन एक्सेस एनी वेबसाइट।
चलो हमने वो भी एक्सेस किया। जो हमने ब्राउज़र लिया वो क्या है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी कैटेगरी डिवाइड है सॉफ्टवेयर्स की। आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मेनली सॉफ्टवेयर क्या है। सबसे पहले आप उसको एक लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए एक्चुअल में है क्या सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में होता है सॉफ्टवेयर। डन। विदाउट सॉफ्टवेयर ए यूज़र कैन नॉट वर्क विद कंप्यूटर, ये भी कंफर्म है बात। सॉफ्टवेयर होता क्या है मुझे ये तो बताओ। ये होता है सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। जो प्रोग्रामिंग के बारे में हमने बताया था कि प्रोग्रामर कोड लिखता है और उसके बाद में सॉफ्टवेयर बनाता है, तो जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को उससे मिलके बनता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आपकी एग्जाम में आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज C++ और जावा, एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन which we want to generate from software। मेरी इंग्लिश आपको थोड़ी अजीब सी लगी होगी, मेरी है अब हंसना मत, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ें सीखने लगूँ, थोड़ा चीज़ों को और बेटर तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहूँ। मेन होता है मेरा मोटिव है आपको समझाना, आपकी समझ में आ गया यही इनफ है, ठीक है ना। बाकी आप जब ये सब कर लोगे तो मुझे भी थोड़ा समझाना कि मैं अपनी आप इंग्लिश इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसमें मेरी हेल्प करना, क्योंकि एक तो छोटे गांव से जुड़ गए, वहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं है। दूसरा हमने 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, तो वहाँ पे और चीज़ें ख़राब हो गई। उसके बाद में रह भी अभी नॉर्मल जगह पे रहे, तो चीज़ें धीरे धीरे सुधारने में टाइम लगेगा। आप बताना मुझे मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है। दूसरे होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम चलने के बाद में आपको कुछ चीज़ें उससे एक्सेस करनी है तो वो ज़रूरी है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है, अगर आप विंडो यूज़ करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, यानी कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसमें होता है मैक, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS। एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो उसमें एंड्रॉयड होता है, यानी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। एंड्रॉयड वो एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें iOS होता है, ठीक है ना। उस सबको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। डिवाइस ड्राइवर्स, किसी डिवाइस को चलाने के लिए पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डिवाइस ड्राइवर बोला जाता है। हमने अपने कंप्यूटर के अंदर स्पीकर कनेक्ट करके गाने चलाने हैं, वो तब तक नहीं चलेंगे उसके अंदर जब तक साउंड के ड्राइवर नहीं होंगे, इसलिए ड्राइवर होना ज़रूरी है। हमें प्रिंटर कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर से, जब तक प्रिंटर के सॉफ्टवेयर नहीं डलेंगे, क्योंकि वो एक इंटरफेस है बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कोई भी चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका होता है जो भी आपको कोई भी हेल्प करे अपनी डे टू डे कंप्यूटर के साथ आपकी डीलिंग में। एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, ख़त्म। और आपके इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपका कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की। यूज्ड इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, मैनी यूजर प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटिव साइमल्टेनियसली बाय सिंगल प्रोसेसर और सीपीयू। आई समझ में बात, एक सीपीयू है उसके डिफरेंट यूज़र है, ठीक है। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मैनी इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स, ठीक है, डन। आपको समझ में आ गया, एक सीपीयू है, एक सीपीयू है और डिफरेंट यूज़र है, मल्टी प्रोग्राम। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये है क्या, ठीक है। एक सीपीयू को डिफरेंट यूज़र अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग बोला जाएगा। काम करने वाला एक है और कराने वाले बहुत हैं, ठीक है, ठीक है, डन। अब आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होगा, 2 और मोर प्रोसेसर है और यूज़र भी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। तो दुनिया भर की प्रोसेस हो रही है वहाँ पर, उसको बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मल्टी प्रोग्राम मैंने आपको बताया, एक CPU है, ठीक है, यूज़ करने वाले 4 आ गए, पहले वाले ने टास्क दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, चौथे ने दिया, तो वो ये नहीं कि पहले इसका कर देगा, ये अच्छा है, अच्छा ये सीनियर है इसका पहले कर देता हूँ, अच्छा ये जूनियर है इसका तो करूँगा ही नहीं, ये तो हरामी है इसका तो बिल्कुल नहीं करना, ऐसे नहीं होगा। कंप्यूटर सबको किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, वो टाइम डिवाइड कर देगा। उसको 4 टास्क दे दिए और उसको करने में 10 मिनट लगती थी एक टास्क को, तो वो 2.5 मिनट सबके में डिवाइड कर देगा, ठीक है, डन। टाइम शेयरिंग हो गया। वो बैच प्रोसेसिंग, कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर इंतज़ार करता है कि एक बैच आ जाए उसके बाद ही मैं प्रोसेसिंग के लिए निकलूँगा। आपने कोई डेटा दिया कलेक्ट हुआ, देखा कि अच्छा हो गया बैच कंप्लीट, अब प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, उसको बैच प्रोसेसिंग बोला जाता है। ऑनलाइन एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने ATM से पैसे निकाले, आपके तुरंत बैंक अकाउंट में मैसेज आ गया और आपके अकाउंट से पैसे गए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आपने क्या किया, किसी को ATM दे दिया, आपके अकाउंट में पड़े 10,000 रुपये, आपने किसी के हाथ में ATM दिया, भाई तू जाके 10,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकाल और मैं जाके लाइन में लग के बैंक से चेक से पैसे निकालूंगा और एक चेक किसी और को दे देता हूँ, पड़े 10,000 रुपये। अगर वो 3 जगह एक ही अमाउंट के लिए अप्लाई कर देगा तो 3 जगह थोड़ी ना निकल जाएगा, जहाँ पर पहले डिडक्ट हो गया तो दूसरे वाले बंदे को मिलेंगे ही नहीं। उसको बोलते हैं ऑनलाइन एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। सिस्टम सिक्योरिटीज़, ये आपको पता है कि इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, फायरवॉल यूज़ करते हैं, अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए एंटीवायरस यूज़ करते हैं, ठीक है, डन। इतना ही इम्पोर्टेंट है आपका इसके लिए, जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सिस्टम ऑडिट। ये आपका प्योर थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी इसको पढ़ने में दिक्कत होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका कि वो मैडम की आप वीडियो देख लो। पता कितनी देर की वीडियो है, मैं आपको बताता हूँ देख के इस चैप्टर की कितनी बड़ी वीडियो है। ये आपकी वीडियो है सिर्फ 1.5 घंटे की वीडियो। अगर आपकी 1.5 घंटे की वीडियो देखने के बाद में आपके 8 नंबर सिक्योर हो गए तो बात ही ख़त्म। आप कंफ्यूज भी नहीं होगे, बोर भी नहीं होगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। मेन है मेरा मोटिव आपका पास होना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, आपका सिलेबस पूरा होना। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो पर 100% बिलीव करो। भाई आपको जो मुझसे मिले मेरा ज्ञान ले लो, दूसरे का मिले उससे ले लो, तीसरे का मिले उससे ले लो। अगर आपको इन सब से नहीं मिल रहा, फ़ोन बंद करो, फ़ोन स्विच ऑफ करो, फ्लाइट मोड में हरा लो, जब पढ़ाई करो। जैसे भी हो मेन मोटिव होना चाहिए आपका पढ़ाई करना, बस पढ़ाई कर लो, बात ख़त्म। इसके अलावा कोई चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। सिस्टम ऑडिट का मैं आपको एक बार बेसिक आइडिया देता हूँ कि है क्या। सिस्टम ऑडिट क्या है, मैंने आपको बताया कि हमारा सिस्टम है, हम डिपेंड होते जा रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। जैसे जैसे हम कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, ऐसे ही ऐसे सिक्योरिटी इशू कंप्यूटर में बढ़ने लगा। कभी वायरस आ जाता है, कभी कोई हैक कर लेता है, कभी कोई हमारा डेटा ही चोरी कर लेता है उसके अंदर। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पर देखा कोई नहीं, एक पेन ड्राइव लगाई, सारा डेटा कॉपी किया, निकल लिए, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों की सिक्योरिटीज़ के लिए हमें सिस्टम ऑडिट कराना ज़रूरी है कि हमारा करंट सिस्टम ये है, हमें इस चीज़ से ये प्रॉब्लम है, हो सकती है, तो आप इसके लिए क्या क्या सिक्योरिटी मेज़र अपनाएं, उसको बोला जाता है सिस्टम ऑडिट। एंड उसके बाद में क्या मेज़र अपनाएं, ठीक है दोस्तों। ये आपका चैप्टर 11 कंप्लीट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैंने सच में कंप्लीट करा दिया, नहीं, मैंने आपको एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप इसको कैसे कर सकते हो 1.5 घंटे के अंदर। बताया ना मैंने आपको, 8 नंबर आपके कंफर्म। 1.5 घंटे की वीडियो है, 2 की स्पीड में देखोगे तो और आधा घंटे में काम हो जाएगा ख़त्म। आधा 1 घंटे में मैक्सिमम आपके 8 नंबर सिक्योर हो रहे हैं। आपके 10 ही तो चैप्टर है, अगर आपने 1-1 घंटे के चैप्टर पर लगा भी दिया तो 10 घंटे में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 ई गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। इसका मेनली आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ई गवर्नेंस है क्या। ई गवर्नेंस है क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग, ठीक है। गवर्नेंस में आपको बता चुका एथिक्स की वीडियोस में। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इन इंडिया।
जहाँ पर भी आप, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नेंस करना चाहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसको ई गवर्नेंस बोला जाएगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि ई गवर्नेंस की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये केरला के अंदर, इंडिया में, बाय नेम ऑफ अक्षया। ठीक है, और आज के टाइम में कैसे चलता है, आज के टाइम में ये ऐसे चलता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें, पहले क्या हुआ करता था, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आप क्या किया करते थे, एरिया वाइज म्यूनसिपल एरिया डिवाइड होते थे, तो पहले आपको जाना पड़ता था, अपने नेताजी की सिफारिश लगानी पड़ती थी कि सर हमारा ना आप राशन कार्ड बनवा दो। फिर वो आपसे, करप्शन तो है ही था, है भी थोड़ा बहुत, अभी भी थोड़ा, मतलब जो भी, क्या कहना नहीं चाहिए, अरे छोड़ो यार उस बात को, अब बात सुनो। तो उसमें क्या होता था कि डिफरेंट लोगों के से हमें जाकर मिलना पड़ता था एक सिंपल राशन कार्ड बनवाने के लिए, और उसके बावजूद भी हमें दुनिया भर की रिश्वत भी देनी पड़ती थी, और उसके बाद भी बनना होता था बन जाता था, नहीं बनना होता नहीं बनता था, कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कि ये क्यों नहीं बना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुधर गई। उन्होंने इस चीज़ के लिए CSC सेंटर बनाए, कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पर जाके नॉर्मल आम आदमी भी जाके एक नॉमिनल सी फीस 20 रुपये चार्ज है, मात्र 20 रुपये चार्ज, आप अपना राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सब चीज़ों का बेनिफिट गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, और उसका बेनिफिट आम आदमी को ही हो रहा है। ठीक है ना, करप्शन कम हो रहा है, चीज़ें ईजी हो रही है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है लोगों की। अगर उसने 20 रुपये आपसे लिए ना, और उसने रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ा दिया, और उसके बाद में आपका राशन कार्ड नहीं बनता, जो उस डिपार्टमेंट से लोग हैं उनके ऊपर जवाब आएगा कि ये आपके पास एप्लीकेशन आई थी, ये बना क्यों नहीं। ठीक है ना, चलो इतना हो गया बात। मॉडल्स क्या क्या है, मॉडल्स आपके, जैसे हमने ई कॉमर्स में पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ऐसे ही है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन वाला कौन सा हो सकता है आपका, मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती है तो वो G2C पोर्टल का पार्ट है। चलो ठीक है, डन। G2G, अगर गवर्नमेंट अपने ही नॉर्मल नीचे डिपार्टमेंट को जानकारियाँ प्रोवाइड कर रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट आ रही है, या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जानकारी आ रही है, उसको G2G बोला जाएगा। G2E, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जानकारी दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, उनके किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, उनकी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, उनकी सैलरी से रिलेटेड हो सकती है, उनकी सैलरी बढ़ाने से रिलेटेड हो सकती है, उनकी सैलरी घटाने से रिलेटेड हो सकती है, या फिर उनके लिए कोई अलग चीज़, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, एक हो गया G2B। G2B गवर्नमेंट बिजनेसेस को क्या जानकारी दे रही है, जैसे MCA की वेबसाइट पर हम देखते हैं, वहाँ पर लॉगिन मिलता है, तो वो G2B का पार्ट है। B2G, हम कोई अपनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, हम वहाँ पर अपनी कंप्लेन रेज करते हैं, वो तो B2G हो गया। ठीक है ना, तो भैया यही आपका इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको ई गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। ये आप देख सकते हैं नीचे है ना, ये आपका SWAN। ठीक है, ये है क्या, फिर आपका है NSDG, फिर है कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, जो ये आपका SWAN, ये G2G कम्युनिकेशन के लिए आपके बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई जानकारी, मतलब कि कोई भी योजना लाना चाहती है आम आदमी के लिए, सबसे पहले वो SWAN के थ्रू कम्युनिकेट होगी। ठीक है, डन। उसके बाद में वो डेटा सेंटर में इंफॉर्मेशन जाएगी, चलो चली गई, एक साइकिल बन गया, स्वयं से आपका डेटा सेंटर में पहुंचा जानकारियाँ। चलो फिर क्या होगा, फिर वो NSDG में जाएगी, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे। ठीक है, डन। ये भी एक संस्था है आपकी, इसके बारे में आप पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको क्लियर हो, क्योंकि क्या एक नाम है ये,
बाकी आपको पढ़ोगे तो क्लियर हो ही जाएगा। फिर वहाँ से जानकारी आपकी कॉमन सर्विस सेंटर में आती है, ठीक है, CSC सेंटर, जो मैंने आपको बताया कि ये जगह जगह बने हुए होते हैं। आपको छोटे से छोटे गाँव में भी आज के टाइम में CSC सेंटर मिल जाएगा। तो अगर आप इसको चीज़ को समझना है, स्वयं तक पहुँचना है, तो हम समझेंगे एक आम आदमी की तरह। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं हूँ, मुझे राशन कार्ड बनवाना है, मैं क्या करूँगा, मैं CSC सेंटर गया, चलो भाई पहुँच गया, मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दी, अपना आधार कार्ड वगैरह सबमिट किया, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो भैया उसने मेरे से 20 रुपये लिए और मेरा एप्लीकेशन सबमिट कर दी। CSC सेंटर वाले का काम ख़त्म। चलो अब ये डेटा कहाँ जाएगा, ये जाएगा NSDG में, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे में। चलो भाई वहाँ भी चला गया, वहाँ से वेरीफाई हो गया आपकी सारी जानकारी, ठीक है। फिर उसको डेटा सेंटर में सेव कर देंगे। जब वो डेटा सेंटर में सेव हो जाएगी तो वो स्वयं के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के लिए एक्सेस हो जाएगी उसकी। तो उसके जो रिलेवेंट आपका डिपार्टमेंट है उसके पास वहाँ से जानकारी पहुँच जाएगी। तो फिर वहाँ से आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो जाएगा कि आपका राशन कार्ड बनना है कि नहीं बनना। बन गया तो CSC वाले से आप जाके कलेक्ट कर लोगे, क्योंकि वही उसमें फिर आपकी चेन में आपकी वो आएगी फिर जानकारी कैसे होगा, ठीक है। फिर स्वयं से आपका डेटा सेंटर में आ जाएगा राशन कार्ड, फिर NSDG में, फिर आप जाके CSC सेंटर से कलेक्ट कर लोगे, ठीक है दोस्तों। इतना ही आपका इस चैप्टर में समझने लायक पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हाँ जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 6, जो कि 6th चैप्टर है आपका प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होती क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका प्रोग्रामिंग है क्या। हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए कोड लिखना ज़रूरी है। उस कोड लिखने को प्रोग्रामिंग बोला जाता है। लिखता कौन है, प्रोग्रामर, उसको प्रोग्रामर बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग को अगर हमें एक डेफिनेशन देनी है तो कैसे दे सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्लीटिंग सम स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय प्रोग्रामर, ठीक है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है और एक प्रोग्राम बनता है, और सेट ऑफ प्रोग्राम मिलके क्या बनेगा, आपका एक सॉफ्टवेयर बनेगा। तो कहीं ना कहीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनेगा प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम से बनता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, डन। प्रोग्रामिंग की प्रोसेस क्या है, ये 5 स्टेप होते हैं प्रोग्रामिंग में। सबसे पहली चीज़ तो हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रॉब्लम एनालाइज करना, ठीक है, डन। फिर डिज़ाइन द सॉल्यूशन, हम उसका डिज़ाइन करें सॉल्यूशन। हम फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं, अपने माइंड में बना सकते हैं, पेपर पे लिख के बना सकते हैं। तो बना लिया कि अच्छा मैं ऐसे ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा, चलो भाई डन, ये भी हो गया, हमें पता लग गया कि इसकी सॉल्यूशन कैसे होगा। फिर हम उसकी लिखेंगे कोडिंग। जब हमने उसकी कोडिंग लिख दी, जब एक बार कोडिंग कंप्लीट हो गई, फिर हम टेस्ट करेंगे भाई हमने कोडिंग लिख दी, काम भी कर रही है नहीं कर रही, या फिर दिक्कत आ रही है, कोई एरर आ रहा है, कोई बंदा कहीं पे कुछ खोल रहा है वो खुल तो रहा नहीं और एरर मैसेज उसको शो हो रहा है। फिर उसकी टेस्टिंग एंड डीबगिंग बोलते हैं इसको, जो एरर निकालने को बोलते जाते हैं डीबगिंग, ठीक है। जब देखा कि भाई सॉफ्टवेयर अच्छे से चलने लगा, प्रोग्राम अच्छा बन गया, तो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, बैकअप लेके रख लेंगे, ताकि फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़े तो अगर हमारा वो डिलीट हो गया प्रोग्राम तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पता है कि हमने कैसे कैसे गए थे, ठीक है। हमने उसकी स्क्रिप्ट लिख ली एक तरीके से, हमने उसका बैकअप ले लिया। ये आपकी प्रोग्रामिंग के 5 स्टेप होते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज, मेथोडोलॉजीज क्या होती है, मेथड क्या यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम का। आपकी प्रॉब्लम किस तरह की, उस तरह की मेथोडोलॉजी यूज़ होगी। आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट है इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं एल्गोरिदम की। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझाने लायक टॉपिक है। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम होता है आपका स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें एक प्रोसीजर बताया जाता है स्टेप टू स्टेप, जिससे आपकी गिवन प्रॉब्लम सोल्व होगी, उसको एल्गोरिदम बोला जाता है, ठीक है ना। यही आपका इसमें समझने लायक जो टेक्निकल वर्ड है वो ये है। इसमें आप एज ए एग्जांपल इसको जितना बड़ा करके लिखना चाहोगे लिख सकते हो। बाकी अगर आपको ये मैंने क्रक्स वाली लाइन आपकी निकाल दी, आप इसको बुक से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका माइंडसेट चेंज हो गया इसको पढ़ने के लिए, तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ हो जाएगी, ठीक है। फ्लो चार्ट, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो हमने बनाई, स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर बनाया, उसको हम डायग्राम की फॉर्म में अगर लेके आए तो उसको फ्लो चार्ट बोला जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, यूज्ड बाय प्रोग्रामर टू क्रिएट ए प्रोग्राम
राइटिंग ए प्रोग्राम, 2-3 आप लैंग्वेज के नाम याद रख लो, C++, जावा, 2 बहुत है, यही चलती है मेन। ठीक है, अब आता है हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, पहली बात तो 3 तरह की आपकी लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब उससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कोडेड सिंटैक्स और लैंग्वेज यूज बाय प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो बेसिक होता है, जो कंप्यूटर को समझ में आती है। कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता, आप इंग्लिश में कुछ बोलोगे या उसको कुछ बोल के बताओगे, उसको समझ में आता है मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी सिस्टम में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, कोल्ड कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय CPU, नॉट easy टू अंडरस्टैंड फॉर अस, यूज ए बाइनरी सिस्टम इन फॉर्म ऑफ 0 and 1। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, मशीन लैंग्वेज आपकी ये हो गई। फिर आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। फिर इसमें क्या होता है कि एक प्रोग्रामर है और 0 1 करके आपको इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, कुछ सेट ऑफ कोड्स बना दिए। ठीक है, तो उन कोड को कंप्यूटर को तो फिर भी 0 1 समझ में आएगा। ठीक है, तो असेंबल कर दिया उन कोड को और एक असेंबलर बना दिया, जिससे असेंबली लैंग्वेज को ईजीली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, डन। फिर आते हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कैसे होती है, ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, नॉर्मल जो आज के टाइम में यूज़ होती है। ठीक है, ये सिमिलर टू इंग्लिश होती है, जिसमें नॉर्मली कोड की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इजीली होता है, ये इतनी हार्ड नहीं होती। अगर आपको कोडिंग सीखनी है, आप लो बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के, 6 महीने में परफेक्ट हो जाओगे। आप देख सकते हो ऐड आता है भी, वाइट हेड जूनियर कोडिंग सीखे, अपने बच्चे को कोडिंग सिखाए, पर छोटे छोटे बच्चे ऐप बना रहे हैं। तो ये इतना भी हार्ड नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज की वजह से। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, सिमिलर टू इंग्लिश है, और आज के टाइम में इजी हो गया है। आप वाइट हेड जूनियर का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, ये आपका प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या है, आपका जो मेन है ना, वो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना मेन है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें टेक्निकल वर्ड है, इसमें जो मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें है क्या। इसमें आपकी जो जनरेशन है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें से आपको ईयर याद होना चाहिए, उस जनरेशन में क्या यूज़ होता था वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसमें ना आपका हार्डवेयर वाले पार्ट में आपका ना ये जनरेशन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें आपकी 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन आपकी 1940 से 1956 तक आई थी। उस टाइम पे कंप्यूटर में यूज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब आपको याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये आपको माइंड में फिट कर लेना है। 1940 से 56, 1940 से 1956, डन। सेकेंड जनरेशन शुरू होती है उसके बाद, इसके बाद ही शुरू होगी, obvious सी बात है, वो 1956 से 1963 तक। अब ये देख सकते हैं, पहली 16 साल तक थी जनरेशन। आपकी जो सेकंड आई है वो कितने दिन आई है, ये आपकी आई है कुल 7 साल के लिए, पहली 16 फिर 7 साल। ठीक है, उस टाइम पे यूज होता था आपका ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन आपकी 1964 से 1971 तक आई थी। एक सेकेंड, आप ये देख सकते हैं, मैंने ये लिखा हुआ है आपका फर्स्ट जनरेशन आपकी 1940 से 1956, यहाँ पर आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। सेकंड जनरेशन आपकी आई थी 1956 से 1963 तक, यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। ऐसे ही आपकी थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं 1964 से 1971 तक। ठीक है, इसका ना आपको पिक ही दे देता हूँ, मतलब कि आपकी फोर्थ जनरेशन आपकी 1971 से प्रेजेंटली तक चल रही है, और फिफ्थ जनरेशन आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते थे, और फिफ्थ जनरेशन में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि मैंने आपको एलेक्सा और गूगल होम मिनी का एग्जांपल दिया, वो इसी का पार्ट है। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रैम क्या होता है, वीडियो कार्ड क्या होता है, नेटवर्क कार्ड क्या होता है, मॉडेम क्या होता है। ये सब चीज़ के लिए आप अपने स्कैनर को रेफ़र कर सकते हो, या फिर मैं आपको ऑलरेडी
2 से 3 बार बता चुका इस वीडियो में कि अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो उसको कंप्लीट कर लो। 1 की स्पीड में नहीं करना, 2 की स्पीड में कर लो, लेकिन कर कंप्लीट लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1-1.5-2 घंटा लग भी गया और आपके 15-20 नंबर हो भी गए तो बेस्ट है ना यार, बेस्ट है। ठीक है, चलो ये वीडियो आपकी, मैंने पूरा आपका जितना ITSA का है एक एक चैप्टर आपके साथ डिस्कशन कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका और कम्प्लीटली जितना मुझे इसमें इम्पोर्टेंट लगा मैं आपको बता चुका। ठीक है ना, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सब बच्चों के साथ शेयर करें जिसे लगता है कि ये चीज़ हेल्प कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।